नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। आज हम बातचीत करेंगे जो विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। पूरे अरब कंट्रीज ने ट्रंप को खुली चेतावनी और धमकी दे दी। कह दिया कि अगर ईरान पर आपने हमला किया तो हमारा तो जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी अर्थव्यवस्था हम डामाडोल कर देंगे। और यह खुली धमकी किस किस ने दे दी? सऊदी ने दे दी, कतर ने दे दी, ओमान ने दे दी, यानी जहां से अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अंतिम पुरस्कार लाए। अब इस पूरे मामले पर क्या ट्रंप का रुख रहेगा? उनका कहना है कि अगर आपने नहीं माना और ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले को लेकर सऊदी अरब, कतर, ओमान ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे दी। कहा कि इससे वैश्विक पूरे विश्व में तेल का बाजार अस्थिर हो जाएगा, कीमतें अस्थिर हो जाएंगी और हम रोक नहीं पाएंगे। बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली गई हैं। ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अब क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन सर वही ट्रंप हैं जो इधर भारत को धमकी दे रहे हैं, उधर ईरान ने उन्हें धमकी, ईरान के साथ लोगों ने धमकी दे दी। लेकिन भारत के खिलाफ, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कई बार बोला और किसी राष्ट्र ने धमकी देकर यह नहीं कहा कि आप भारत पर उंगली कैसे उठाते हो। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। एकाएक मुझे यह सवाल समझ में आया है और किसी देश ने मजम्मत नहीं की, किसी देश ने बुराई नहीं की। लेकिन यहां तो ओमान, कतर सब खड़े हो गए कि ईरान पर हमला किया तो फिर हम देख लेंगे। देखिए शिव कुमार जी, अब दुनिया के जो हालात हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया का दरोगा बनने पर उतारू हैं, अभी चंद दिनों पहले उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करा लिया। और मजे की बात देखिए कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर साझा की। उसमें लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, कार्यकारी राष्ट्रपति वेनेजुएला। यानी दुनिया भर में करीब करीब 200 देश हैं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप अकेले आदमी है जो दो देशों के राष्ट्रपति हैं। एक के तो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, एक के जबरिया राष्ट्रपति हैं। अब जो उनकी ईरान पर बुरी नजर पड़ी है वो वेनेजुएला नहीं है, वो इतना आसान नहीं है ना। वो ग्रीनलैंड है कि जिसको वे जब चाहेंगे तब चाप जाएंगे। ईरान के साथ उन्हें लड़ाई बहुत महंगी पड़ सकती है। पहले वहां जो आंदोलन चल रहे हैं उन पर बात कर लें, फिर सऊदी अरब, कतर और ओमान के इस रुख पर बात करेंगे। जी सर। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जहां जिस देश में तख्ता पलट करवाना चाहता है, वहां उसका जो डीप स्टेट है, जिसमें CIA है, उसका बगल बच्चा इजराइल है, इजराइल की एजेंसी मोसाद है, ये पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। लंबी तैयारी होती है, पहले अपने जासूस भेजे जाते हैं, फिर वहां विभीषण ढूंढे जाते हैं, वहां मीर जाफर ढूंढे जाते हैं। ईरान में भी यही हो रहा है। अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान में अपने लोगों को घुसा चुका है। वहां जो आंदोलन चल रहा है आयतुल्लाह खमेनेई के खिलाफ, वहां की इस वक्त की सत्ता के खिलाफ, उसके पीछे सीधी सीधी अमेरिका की शय है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ईरान किसी भी तरह से अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका की जितनी दादागिरी चल रही है वो सारी दादागिरी तेल को लेकर है या प्राकृतिक संसाधनों को लेकर है। वेनेजुएला को भी उसने इसीलिए हड़पा है कि वहां भी बहुत बड़ा तेल का भंडार है। मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार उसके पास है, वेनेजुएला के पास। चूंकि अली खमेनेई अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है, तो वहां की जनता के बीच में अपने लोगों को भेजकर सत्ता विरोधी आंदोलन चलवाए जा रहे हैं।
अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर गौर कीजिएगा कि हमारे सामने भारत जैसे दो देश या दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने जो ईरान की तस्वीर आ रही है वो ये आ रही है कि वहां के लोग खमेनी के खिलाफ हैं, वहां की सत्ता के खिलाफ हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन ये पूरा प्रोपेगेंडा अमेरिका का, पश्चिम का परोसा गया हुआ है। कोई आपको ये नहीं बता रहा कि वहां पर ईरान में सड़कों पर लाखों लोग वर्तमान सत्ता के पक्ष में सड़कों पर उतरे हुए हैं। महिलाएं चेतावनी दे रही हैं अमेरिका को। उससे बड़े आंदोलन तो अमेरिका में चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ चले, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर चले। उससे पहले नो किंग्स मूवमेंट चला था, हम अमेरिका में थे उस वक्त, हमने सैन फ्रांसिस्को से कवर किया था उसे। तो अपने देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको तो देख नहीं रहे, अमेरिका परस्त मीडिया उसको नहीं बता रहा। हिंदुस्तान में भी जो पिट्ठू हैं अमेरिका के गोदी मीडिया के लोग, वो आपको ऐसा बता रहे हैं कि ईरान में तो बहुत लोग मर गए, 2000 लोग मर गए। मरे होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार विरोधी आंदोलनों को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमारे देश में क्या नहीं हो रहा है, हमारे देश में आंदोलनों को कैसे कुचला जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका कौन होता है किसी दूसरे देश में इस तरह दखल देने वाला। उसको किसी ने दरखास्त भेजी है कि हमारे देश में लोकतंत्र चाहिए तो आप हमारी मदद करें। अब जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मदद रास्ते में है। ईरान के लोगों को, आंदोलनकारियों को, जो सत्ता विरोधी हैं, उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि मदद रास्ते में है। कौन सी मदद रास्ते में है? कोई खाने पीने का सामान भेज रहे हैं, वे हथियार भेज रहे हैं, अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। आसपास जो उसके सैन्य ठिकाने, आसपास के देशों में, खाड़ी के दूसरे देशों में जो उसके पिट्ठू देश हैं, उन देशों में जो सैन्य उसके अड्डे हैं, उन अड्डों से घेराबंदी ईरान की चल रही है, जिसे वो कह रहे हैं मदद रास्ते में है। यानी आप तख्ता पलट की थोड़ी सी तैयारी भीतर से करो, बाहर से मदद हम देने को तैयार बैठे। अब आपके उस मूल प्रश्न पर आते हैं कि सऊदी अरब, ओमान या कतर, इन देशों ने क्यों अमेरिका से कहा है कि यहां दखल मत दीजिए, जबकि इन तीनों देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। ये तो बगल बच्चा हैं, ये तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है अमेरिका से सीधी लड़ाई लेने की। लेकिन दरअसल में बात यह है कि इन सबको भी तेल का कारोबार करना है, और अगर ईरान के तेल ठिकानों पर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ, तो पूरी दुनिया के बाजार में तेल को लेकर जो संकट पैदा होगा, उससे बचेंगे ये भी नहीं, क्योंकि सबका धंधा एक सा है। इसलिए इन सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये लड़ाई बड़े फलक पर फैल सकती है। मैं आमतौर पर विश्व युद्ध की आशंका से बचता हूं लगातार, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही हो, तब भी बहुत लोग, जब ईरान उस वक्त कूदा था, इजराइल पर हमला किया था ईरान ने, तब भी बहुत सारे पत्रकार इस बात की आशंका जता देते हैं तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। और वहां यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी लोग कहने लगते हैं। मैं आमतौर पर यह मानता हूं कि अब ऐसी कोई तीसरी बड़ी लड़ाई नहीं होगी, क्षेत्रीय लड़ाइयां होंगी, रीजनल वॉर होंगे। हमारे एक साथी हैं डॉक्टर प्रकाश केरे, जिनसे हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, वे बार बार इस बात को दोहराते हैं, और मैं भी उसको ही मानता हूं कि अब दुनिया इतनी बड़ी है कि अलग अलग मोहल्लों में लड़ाइयां होती रहेंगी, और वे सब मिलकर एक दूसरे से किसी तीसरी महायुद्ध की भूमिका बनाएंगे, इसकी संभावना नहीं है। 1.5 साल हो गया रूस और यूक्रेन की लड़ाई को। कौन उतरा वहां पे तीसरा देश लड़ने के लिए? यूक्रेन की मदद के लिए कौन खोलकर सामने आया? अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, उसके लिए जोकर वहां का राष्ट्रपति है, कॉमेडियन, उसे हथियार बेचते रहते हैं, लड़ते रहो तुम। वहां कौन लड़ने जा रहा है? और रूस को तो किसी की जरूरत है नहीं। अभी ताइवान का घेरा डाल रखा है चीन ने, चारों तरफ जंगी जहाज लगा रखे, किसी भी दिन हड़प लेगा। कोई लड़ने नहीं आएगा तीसरा देश, कोई बचाने नहीं आएगा। ईरान के साथ भी ये लोग अभी जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अगर सचमुच में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई हुई तो इनमें से कोई नहीं आएगा ईरान का साथ देने के लिए। पर ईरान उस तरह कमजोर नहीं है।
सबसे बड़ा खतरा जो है, जिसको लेकर जब उसने इजराइल पर हमला किया था तब भी अमेरिका ने सीधी मदद की और बहुत जल्दी अपनी तरफ से लड़ाई रोक दी डोनाल्ड ट्रंप ने। उसकी वजह है ईरान के पास परमाणु हथियारों के होने की संभावना या आशंका कह सकते हैं। अमेरिका कहता रहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, परमाणु परीक्षण भूमिगत कर लिए हैं। उस वक्त भी जब हमला हुआ था तब भी ऐसा लगा था कि उसके परमाणु ठिकाने पर बम बरसाए गए हैं। और अगर ईरान के पास एटॉमिक वेपन है, उस पर परमाणु हथियार हैं, तो ये लड़ाई कभी भी बड़ी लड़ाई में नहीं बदलेगी। लेकिन मैं फिर उस बात पर लौटता हूं कि अमेरिका को कोई हक नहीं है कि दुनिया के किसी दूसरे देश में इस तरह दखल दे, वहां के सत्ताधारी को बदलने के लिए, अपनी मर्जी का कोई कठपुतली शासक बिठाने के लिए। अगर वो दूसरे देश पर हमला करता है तो इस बार उसे भारी पड़ेगा। जी शिव कुमार। सर, अभी 3 महीने पहले राइटर्स की एक रिपोर्ट थी कि ईरान में जो गैस का भंडार मिला है, मिला है वो जी। विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार है। अब जब विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार ईरान में हो तो फिर ट्रंप दरोगागिरी ना दिखाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे हम अपने यहाँ का भी जिक्र करें कि हमारे यहाँ जो जल जंगल की लड़ाई है, खनिज खनन की जो लड़ाई है, अभी आपने देखा कि पूरे 4 राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। राजस्थान तो पूरा सड़क पर था अरावली पर्वत को लेकर। अब चलिए, भीड़ ज्यादा थी तो सुमोटो संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, भीड़ नहीं होती तो नहीं लिया जाता। लेकिन ईरान की गैस पर क्या ट्रंप की निगाह है कि अब तो भंडार निकल आया है, अगर नहीं ध्यान बढ़ाया तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये सब लड़ाई सिर्फ तेल और गैस की है या फिर कुछ और? देखिए, मूलतः तो ये सारी लड़ाइयां अमेरिका ने पिछले जितने भी देशों में इस तरह दखल दिया, इराक में सद्दाम हुसैन के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि वो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं वहां की प्रयोगशालाओं में। 20 सेकेंड, उस समय मैं 11वीं में पढ़ता था, 11th में, जब युद्ध हुआ तो तेल की मारामारी हुई थी। किसानों ने पेट्रोल पंप पर घंटों नहीं, कई कई दिन लाइन लगाकर 5-5 लीटर तेल बड़ी मुश्किल से मिला। डीजल उस समय सिर्फ डीजल के जरिए ही किसानों की गेहूं की सिंचाई होती थी। अब तो बिजली पहुंच गई है। तो क्या फिर ऐसा दौर भी देखने को मिल सकता है? मेरी थोड़ी जिज्ञासा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आशंका सही है। देखिए, पहले आपके उस सवाल का जवाब दें कि क्या ये लड़ाई, अमेरिका का दखल, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी सिर्फ तेल और गैस के लिए है? तो इसका सीधा जवाब है निश्चित तौर पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के भीतर के जो आंतरिक हालात हैं, वहां जो चुनौतियां हैं, वहां जो अर्थव्यवस्था की बदहाली है, उसको लेकर परेशान है। इसलिए वे दुनिया में जहां जहां इस तरह के, जहां रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जहां ऐसे खनिज हैं जो दुनिया में दूसरी जगह नहीं होते हैं या कम होते हैं, जहां उनके मर्जी के शासक नहीं है, जहां तेल या गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब पर उनकी बुरी नजर रहती है। और ये हमेशा से, अमेरिका कोई अभी नहीं कर रहा, बहुत पहले से करते आए। कोई राष्ट्रपति हो, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े ज्यादा सिरफिरे हैं। भाई, जब इराक पर हमला किया था तब डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं थे, और क्या मिला था सद्दाम हुसैन की प्रयोगशालाओं में, परमाणु ठिकानों पे कोई परमाणु हथियार नहीं बन रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और सबने जांच पड़ताल के बाद क्या हासिल किया? लेकिन आपने एक अच्छे भले देश को तबाह कर दिया, और वही ईरान के साथ करने जा रहे हैं। तेल और गैस, ये जो प्राकृतिक पूंजी है, खजाना है, इसकी जरूरत है। और पूरी दुनिया, हम सब जानते हैं कि इस समय प्राकृतिक गैस, तेल, इसके बिना दुनिया में कहीं किसी का काम नहीं चल रहा। परमाणु ऊर्जा से या बाकी जो पवन चक्कियों के जरिए या सौर ऊर्जा से सारी जरूरतें दुनिया की पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब के बिना दुनिया का काम चल नहीं सकता। इसलिए जहां जहां इसके बड़े ठिकाने हैं, अमेरिका वहां पर अपने कठपुतली शासकों को बिठाना चाहता है। और देखिए, ईरान के मामले में भी
वो एक ईरान के जो भूतपूर्व शासक थे जिनका तख्ता पलट करके जनता की एक जन क्रांति के बाद राजशाही खत्म हुई थी, शाह रजा पहलवी, उनके सुपुत्र इंग्लैंड में रहते हैं। वे जैसे लाल टपका रहे हैं कि उन्हें दोबारा सत्ता में वहां राजशाही मिल जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उन्हीं को वहां बिठा दे। इसका ताजा उदाहरण वेनेजुएला है। लोगों को लगा था कि जब निकोलस मादुरो को उठाकर ले आए डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जो विपक्षी नेता है वहां की, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, लोगों को लगा था कि उन्हें राष्ट्रपति बना देंगे डोनाल्ड ट्रंप। नहीं बनाया। उल्टे ये और कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वेनेजुएला की जनता का भरोसा उन मोहतरमा को नहीं है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वे यहां तक तैयार हो गई कि जो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वे डोनाल्ड ट्रंप को साझा करना चाह रही हैं, उन पर न्यौछावर करने को तैयार है। ट्रंप ने भी कह दिया अगर मुझ पर वे ये नोबेल पुरस्कार अपना न्यौछावर करती हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। ये भी दुनिया में पहली बार होगा कि दुनिया का कोई राष्ट्रपति ये कहे कि फला व्यक्ति को जो नोबेल पुरस्कार मिला है अगर वो मुझे देता है तो मैं अपनी झोली में उसे स्वीकार कर लूंगा। क्या हास्यास्पद बात है, बेहूदगी है, बचकानापन है, पागलपन है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन शिव कुमार जी, इन सारी वैश्विक परिस्थितियों में विश्व गुरु की चर्चा आपने अभी तक नहीं की है। ये गंभीर अपराध है सर, ये गंभीर अपराध है। मैंने शुरुआत में ये कहा कि हमारे विश्व गुरु ने तो कम से कम 70 बार कहने के बाद किसी देश ने ये नहीं कहा कि अगर आपने दोबारा भारत पर हमला बोला। मैंने तो स्टार्टिंग ही यहीं से की कि अगर आपने भारत पर रोज जलील कर रहे हो, रोज धमका रहे हो, रोज 500% टैरिफ, कभी 25%, कभी 50% लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करोगे, वरना हम आपके खिलाफ खड़े हैं। हम उन्हें सम्मान दे चुके हैं, हम उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं, और आप उस सर्वोच्च सम्मान देने वाले व्यक्तित्व पर रोज हमला बोलते हो। हमें शर्म आती है, हमारे सम्मान का अपमान कर रहे हो। एक भी 29 देशों में से किसी ने पत्र नहीं लिखा। वो तमगे जो उनकी गले में पड़े हुए हैं विश्व गुरु के, 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के, वे सिर्फ उनके ड्राइंग रूम में सजाने के काम आने वाले हैं। क्योंकि जब हमें जरूरत थी तो 29 में से 3 देश हमारे साथ नहीं खड़े थे। और आपने टैरिफ की बात की, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और बढ़ाने का, लगाने का ऐलान कर दिया है उन देशों पर जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे, उससे तेल खरीदेंगे। तो हम तो ईरान के परंपरागत मित्र हैं, हम तो ऐतिहासिक मित्र हैं, सदियों सहस्त्राब्दियों पहले के रिश्ते हैं हमारे ईरान के साथ, और तेल भी हम खरीदते रहे। तो ये 25% टैरिफ और एक्स्ट्रा लग जाएगा अपन पर। अच्छा सर, उसका क्या हुआ? पापा ने बार बंद करा दी रूस यूक्रेन वाली, उसका क्या हुआ? हमें उसका भी तो बता दो। वो रहस्य आज तक नहीं खुल पाया। वो जो बहन जी थी जिन्होंने बताया था कि पापा ने वॉर रुकवा दी इसलिए वे आ पाई, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई अभी तक। और वो रुकी क्या उतनी देर के लिए थी, आज तक तो चल रही है 1.25 साल से, 1.5 साल से। तो बाकी की दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही हैं फिलिस्तीन और इजराइल की, हमास को क्यों नहीं डांट देते, फिलिस्तीन को क्यों नहीं विश्वगुरु डांट देते? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हमला किया वेनेजुएला पर, राष्ट्रपति को उठा लाया। हमारी सरकार ने, विश्वगुरु ने जो बयान जारी किया है शिव कुमार, उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नाम नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम नहीं है, यूएसए शब्द नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज्यादा हिज्जे लग जाते, शॉर्ट में ही लिख देते, वो भी नहीं है। तो अब ईरान के मसले में जो कुछ होने जा रहा है, क्या हमारे प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, न जाने कौन कौन सी सर्वे एजेंसियां हर साल एक सर्वे पेश करती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। उन नरेंद्र मोदी से कोई पूछ रहा है ईरान और अमेरिका के रिश्तों में? किसी ने उनकी राय ली है? क्या कल को अगर अमेरिका हमला करेगा, या उस वक्त जब हमला हुआ था इजराइल और ईरान में सीधी लड़ाई छिड़ गई थी, तब अमेरिका ने मदद की थी, उसकी मिसाइलें, उसके जहाज सब मदद कर रहे थे, तब हम कुछ बोले थे क्या? हम सिर्फ प्रवचन देते हैं व्यासपीठ से बैठकर,
कि दुनिया में शांति होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता में है वेनेजुएला की हालात, पर वो हालात बने क्यों हैं, किसके कारण बने हैं, किसने वहां दखल दिया है, उसका नाम नहीं ले पाते हम। नाम तो चीन का भी नहीं ले पाते। अब तो चीन के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, कल मोमोज कल खिला रहे हैं। कल कितना बढ़िया मोमोज पार्टी हुई है, शाम को आरएसएस के दफ्तर पर हुई। मजबूरन कल दिन बिल्कुल में आपने 2-3 जगह प्रोग्राम कर दिया, उन्होंने फोटो जारी नहीं किया, फिर वो आरएसएस वाला बिल्कुल। फोटो नहीं आया बस। इतनी एहतियात इसलिए बरतनी पड़ी कि बीजेपी वाली फोटो, अरुण सिंह वाली फोटो से पर्याप्त सम्मान हो गया था पूरे देश में। लोगों ने पूछ लिया था कि ये वही चीन है ना जिसने गलवान में हमारे 20 जवान शहीद कर दिए। अरुणाचल का पूरा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अपना बता रहा है चीन। ये वही चीन है ना जो जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को अपना बताने की बात लगातार उस दिन दोहरा रहा है जिस दिन आप उसको चाउमीन और मोमोज खिला रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, और दूसरे दिन आरएसएस हेडक्वार्टर में। ये चल क्या रहा अंदर खाने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सर क्या कौन सी खिचड़ी पक रही है? शक्तिमान ही गंगाधर है कि गंगाधर ही शक्तिमान है? अब तो ऐसा ही लग रहा है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। नरेंद्र मोदी ही चीन है, चीन ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कब किसके शरणागत हो जाएं यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर हमारी इतना मत विदेश आरोप नीति, लगाइए, 56 इंच पर इतना आरोप मिल, ये बेइंता है, बेइंता मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूं शिव कुमार, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि उनको जब इधर से अमेरिका हड़काता है तो वे चीन की तरफ झूला झूलने लगते हैं, और जब चीन से धक्का लगता है तो अमेरिका की तरफ, और जब इन दोनों से लगता है तो रूस की तरफ। तो हम ये पेंडुलम बने हुए हैं। वो भी पेंडुलम तो 2 दिशाओं में जाता है, नरेंद्र मोदी का पेंडुलम तो 4 दिशाओं में घूम रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, फिर वापस दिल्ली लौटे, फिर ब्रिक्स में चले गए, फिर G20 में चले गए। और हमारी हैसियत क्या है कि हमसे कोई टका शेर बात नहीं कर रहा, हमको टके के भाव कोई नहीं पूछ रहा। ऐसा दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम वो देश हैं जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 100 देशों की अगुवाई वाला गुटनिरपेक्ष आंदोलन, 100 देशों की भागीदारी वाला गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया था। हम वो देश हैं जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाई थी कि खबरदार 7वां जहाजी बेड़ा भेजा तो, और भेज कर देख लो लड़ाई नहीं रुकेगी। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नेहरू जी ने तो कुछ किया ही नहीं था, सब आप लोग वैसे ही बताते रहते हो। नेहरू जी ने कुछ किया होता तो देश यहाँ थोड़ा ही होता। ये देश तो 2014 के बाद प्रगति के राह पर चला है, हमने सब कुछ बना दिया, हमारी देख रेख में सब कुछ हुआ। पहले कुछ इस देश में था, किसी ने कुछ किया, हमने आंख में आंख डालकर बात की। अभी देखना आप 15 दिन बाद मीडिया का नृत्य, 15 दिन बाद एक प्रोग्राम बनना है, ट्रंप को लाने की कुछ सुगबुगाहट पैदा की गई है। ये खबरें जो स्पीड में चली हैं इन्हें रोकने के लिए, आएंगे कि नहीं आएंगे ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इतने अंदर तक सरकार में, मेरे पीएमओ में नहीं लिंक है जो मुझे पता हो। तो ये जो खबर कल से चली है, जब से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यात्रा होगी, हालांकि यात्रा होगी तो सबके समक्ष होगी, और यात्रा होने के बाद ये सारी कालिक पर पेंट हो जाएगा। ये जो सब कह रहे थे वो झूठ था। मोदी और ट्रंप एक अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, ये फिर एक बार साबित हुआ है। हालांकि ट्रंप क्या कर दें, ट्रंप का भी बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सर क्या इन 3-4 देशों की चेतावनी या धमकी या चुनौती, कुछ भी मान लो, इसके बाद क्या ईरान का कुछ मसला हल्का पड़ेगा? कल से मैं तो अपने चैनल्स पर देख रहा हूं, कोई 12,000 बता रहा है, कोई 14,000 बता रहा है, कोई 2,000 बता रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जब से पाकिस्तान पर कब्जा किया इन चैनलों ने, तब से बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है कि क्या मानूं। चूंकि यूट्यूब खोलता हूं तो लाइव दिखता है, उसमें कहीं 12,000, कहीं 14,000, कहीं 2,000। तो 2,000 और 12-14,000 में सर 10,000 का अंतर है मरने वालों का। तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या है। जी देखिए शिव कुमार, मैंने पहले ही कहा कि ये जो गोदी मीडिया है, ये पश्चिम के इशारे पर ईरान को खलनायक बनाने पर तुला हुआ है, और ये भूल रहा है कि जिस अमेरिका के पक्ष में ये राग अलाप रहा है, वो अमेरिका हमारी रोज बेइज्जती करता है, हमारे प्रधानमंत्री का रोज अपमान कर रहा है। उसको भूलकर ये अमेरिका का हुक्का भर रहे हैं।
और जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा का है, बहुत अच्छी बात है, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश में आए, हमारे देश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो, 5 महीने से नहीं हो पाई है, उसका ऐलान हो, टैरिफ से मुक्ति मिले, वरना हमारी कमर टूट जाएगी अगर ये 50%, 75%, 200%, 500% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। लेकिन मुझे एक टपके का डर है। टपके का डर समझते हैं ना आप? जी जी। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर दिल्ली में खड़े होकर कहीं ये कह दिया, बगल में नरेंद्र मोदी खड़े हों कि मैंने युद्ध रुकवाया था, मैंने उस दिन कहा नरेंद्र मोदी स्टॉप वार, सीज फायर करो, आप अंदाजा लगाकर देखिए उस दिन क्या होगा इस देश में। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली में चाणक्यपुरी में खड़े होकर संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी से मैंने सीज फायर के लिए कहा था, और कहीं ये कह दिया कि मुझे खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मुझे दिल्ली बुलाया है, इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था, मुझे चिरौरी की थी कि सर मेहरबानी करके दिल्ली आइए, सर प्लीज मे आई सी यू प्लीज, सर मे आई सी यू प्लीज, श्रीमान क्या मैं आपसे मिल सकता हूं कृपया, आप दिल्ली आ और जाइए। अगर उस कृपया उसने ये बात दिल्ली में फिर दोहरा दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हमारे भारत के सम्मान की मिट्टी पलीद हो जाएगी। सो मेहरबानी करके डोनाल्ड ट्रंप को इस समय न बुलाएं जब तक कि उनके गुस्से को शांत न कर लें, उन्हें जब तक खुश न कर लें, और खुश कैसे करना है ये हमें नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप भी बताते रहते हैं कि मैंने तेल खरीदने से मना कर दिया है, तो नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब मैंने कह दिया है कि ईरान से तेल खरीदोगे तो 75% टैरिफ कर दूंगा, तो नरेंद्र मोदी ने ईरान से भी तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि तुम नीले कलर की सदरी मत पहना करो, उन्होंने जैकेट पहनना बंद कर दी है ब्लू कलर की। तो अब मैं खुश हूं नरेंद्र मोदी से। क्या यह दिन देखना पड़ेगा विश्व गुरु को, इस महान भारत देश को? वो दिन कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं तो ये विनती करूंगा, कामना करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो कहना है दुनिया भर में कहते रहें, कम से कम भारत भूमि पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान न करें। वे मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वे शिव कुमार मिश्रा के भी प्रधानमंत्री हैं। हमें प्रधानमंत्री पद और भारत के सम्मान की चिंता है, और वो सम्मान नरेंद्र मोदी ने भारत बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप को अगर बेकदरी करवा ली तो उनकी बेकदरी नहीं होगी, देश की बेकदरी होगी। ये शिव है। नहीं, बड़ी आपने गंभीर बात की। और फिर बस मैं तो यही कहूंगा कि आखिर इस पूरे युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, लड़ाई कोई हल नहीं है। हिंसा हमेशा नुकसान करती है, आर्थिक नुकसान करती है, जनहानि करती है। जो चीज हो वो सामान्य तरीके से भी हो सकती है। ट्रंप को अगर कुछ ईरान से चाहिए तो बैठ के भी द्विपक्षीय वार्ता होती है, और ये शब्द इसीलिए निकाला गया कि द्विपक्षीय वार्ता होगी। अगर वो चाहें तो अपने रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन इतने देशों की खिलाफत के बाद कुछ न कुछ तो जरूर होगा। और धीरे धीरे मैंने पाकिस्तान के मसले पर भी देखा, सर ने भी देखा होगा कि बहुत से देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे, अकेले थे तो सिर्फ हम, जो किसी ने एक लेटर जारी नहीं किया कि इस पूरे मामले में हम भारत के साथ खड़े हैं। आज ईरान के साथ खड़े हैं। कल हमने देखा जो देश जिससे विवाद होता है उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। आज अरब कंट्रीज खुल के खड़े हो गए ईरान के साथ, जबकि उन्हीं देशों में ट्रंप के हवाई अड्डे हैं। इसके बाद भी वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो विचार करना पड़ेगा, हमें भी अपनी विदेश नीति पर अब खुल के समझना पड़ेगा कि हम जाएं किधर। अब हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या के देश हैं, पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है क्योंकि मार्केट सिर्फ हमारे पास है। अब देखना होगा कि मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं इस लड़ाई पे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।